हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की जीएस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। और सभी स्टूडेंट अपने सभी वर्क छोड़कर विविध एक्सप्रेस की क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। डेली आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आता हूँ जो आपको एग्ज़ाम के अंदर सीधे डिक्टो आपको वहाँ दिखाई देंगे और जिनसे आपका टाइम भी बचेगा। और आपके जो जीएस का है उसकी स्कोरिंग भी आपकी बढ़ेगी। और बहुत जल्द ही हम आपका जो दिल्ली पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी। बट ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा इधर से ना करें। जितना आपके पास है, जितना आपको अपने चैनल से मिल रहा है, आप उसमें ही संतुष्ट रहें। और ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करोगे तो टाइम कम है, कोई याद नहीं होगा। भाई किसी ने अगर, मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा ना करें। जितना आपको बताया जाए सिर्फ उसको साथ के साथ करते रहें और क्लास को वॉच करते रहें। अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें और साथ के अपने नोट्स बनाते चलें। सभी स्टूडेंट विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए। आप सभी स्टूडेंट लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, मेरेस्मस। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। मेरेस्मस, ये मेरेस्मस क्या है? रोग है, डिजीज है। तो ऐसे एक डिजीज और लिखोगे आप, मेरेस्मस क्वासियोरकर। लिखिए आप सब स्टूडेंट क्वासियोरकर, टीबी हेजा। आपको सिर्फ ये बताना है इन चारों में, यानी कि चारों में आपको बताना है कि ये रोग किस किस से होते हैं। ओनली ये बताना है कि ये रोग होते किससे हैं, और बाकी आपको कुछ भी नहीं बताना है। लिखिए आप सब स्टूडेंट, एक और जोड़ सकते हैं आप, एक दो जितने भी जोड़ लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। हेपेटाइटिस बी रोग, ये भी आप कनेक्ट करोगे आप इसमें। हेपेटाइटिस बी रोग। एक रोग मैंने और जोड़ दिया आपके लिए, सिफिलिस रोग। ओनली आपको बताना है कि ये रोग किस किस से होते हैं। इनको, ये डिजीज किस किस से होती है, इनके सामने आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताइए। मेरेस्मस जो रोग है किसकी कमी से होता है? दीर्घकालीन उपवास से होता है। लंबे समय तक अगर भूखा रहते हो आप, दीर्घकालीन उपवास नोट करिए आप। क्वासियोरकर, प्रोटीन अल्पता से ये रोग होता है। अल्पता से मतलब होता है प्रोटीन की कमी से। और टीबी जो रोग है ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टीबी को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो टीबी है इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से टीबी होती है। टीबी का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक भी इसको बोलते हैं, तपेदिक। टीबी के सारे नाम लिख दो आप अपने कमेंट बॉक्स में। तपेदिक, यक्ष्मा और क्षय रोग, ये सब टीबी के नाम है। देखिए आप, तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग या टीबी, चारों में से कोई सा पूछे तो कौन सा रोग है? टीबी का रोग है। और टीबी की जो बीमारी है ये हमारी बॉडी के कौन से भाग को प्रभावित करती है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। टीबी जब होती है तो बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? कमेंट बॉक्स में लगाइए कि टीबी से कौन सा भाग प्रभावित होगा। लंग्स, यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है टीबी। आगे देखिए आप नेक्स्ट, हेजा किससे होता है? हेजा भी आपका बैक्टीरिया से होता है। हेजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, कॉलरा। इसको कॉलरा भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलरा रोग, हेजा। और इससे बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? बड़ी आंत को ही प्रभावित करता है हेजा, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम भी आप इसका लिख सकते हैं आप। हेजा जो डिजीज है कौन से बैक्टीरिया से होती है? विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से ये रोग होता है, इसीलिए रोग का नाम भी क्या रख दिया? कॉलरा। हेपेटाइटिस बी जो रोग है ये वायरस से होने वाला रोग है, वायरस। और ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस रोग से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस जो डिजीज होती है बॉडी के अंदर कौन से पार्ट को प्रभावित करती है? बहुत सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हेपेटाइटिस से बॉडी का कौन सा पार्ट? लीवर को प्रभावित करता है, लीवर। इसको ही हम पीलिया बोल देते हैं। सिफिलिस रोग बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सिफिलिस रोग किस होता है? बैक्टीरिया। एक सिफिलिस जैसी और डिजीज है, नाम मिलता जुलता है बट होती अलग है, इंसेफेलाइटिस। सिफिलिस
इंसेफेलाइटिस, सभी स्टूडेंट ने सुना होगा इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस जो रोग है ये आपका वायरस से होने वाला रोग है और बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। इंसेफेलाइटिस से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमागी बुखार या जापानी बुखार भी इसी को बोला गया है। और इस इंसेफेलाइटिस जैसे रोग से इस यूपी के अंदर गोरखपुर में बहुत सारे बच्चों की इसमें बहुत बच्चे इससे प्रभावित हुए, बहुत बच्चों की इसमें डेथ भी हो गई थी। इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार भी इसे कहते हैं, इंसेफेलाइटिस। और इंसेफेलाइटिस और कहां पर, यानी कि किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग। और आपका सिफिलिस जो रोग है किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। सभी स्टूडेंट से नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और क्लास के साथ बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। हीरा लिखिए आप, हीरा, हीरा लिखिए आप, हीरा और संगमरमर, संगमरमर, रेत, ये किससे प्राप्त होते हैं? हीरा, संगमरमर, रेत, एक और लिख दो रूबी। इस तरह से रूबी भी आता है, कई बार लिखो तो ये मैचिंग द वर्ड में भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भी आपसे पूछ ले जाते हैं। हीरा किसका रूप है? कहां से हीरा निकलता है? किससे प्राप्त होता है? कार्बन, कार्बन का एक रूप है। संगमरमर किसका रूप है? सिलिकॉन, एक संगमरमर सिलिकॉन का है। कैल्शियम, संगमरमर आपका कैल्शियम का है, कैल्शियम। रेत सिलिकॉन है, सिलिकॉन। रूबी एल्युमिनियम है। सिलिकॉन, कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? चलो एक क्वेश्चन यही जोड़ सकते हैं आप, कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सिलिकॉन। और कंप्यूटर की आईसी चिप का फुल नेम क्या बनता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सफिशिएंट लिखिए आप, सीपीयू का फुल नेम आपको बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके लिए, सीपीयू का फुल नेम, सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सीपीयू का फुल नेम क्या बनता है। बहुत स्पीड के साथ लगाएं, सीपीयू का फुल नेम क्या बनता है? सीपीयू का फुल नेम क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अब सीपीयू में एक क्वेश्चन लिखोगे आप, सीपीयू का मुख्य भाग क्या कहलाता है? सीपीयू के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सभी स्टूडेंट, सीपीयू के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? सीपीयू का मुख्य भाग, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीपीयू का मुख्य भाग क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, आपका आंसर क्या आएगा? सीपीयू का मुख्य भाग मदरबोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड। सीपीयू का मुख्य भाग क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। दो चार क्वेश्चन और आप कंप्यूटर के लिख लो आप साथ के साथ। यानी कंप्यूटर जो है, कौन से शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप लिख सकते हो आप। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कौन से वर्ड से है, उस वर्ड का आप नाम बता सकते हैं। कंप्यूट, उसे बोलते हैं कंप्यूट। क्या बोलते हैं? कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड इसे बोला गया कंप्यूट। अब इस कंप्यूट को ही क्या बोलते हैं? गणना। क्या कहते हैं? गणना। इसको ही क्या बोलते हैं? गणना, गणना पर आधारित। ये कंप्यूट का जो अर्थ होता है, कंप्यूट का जो अर्थ होता है उसे बोलते हैं गणना। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आप इसी में, कोबोल का फुल नेम क्या बनता है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सभी स्टूडेंट। लिखिए आप, कोबोल, COBOL, कोबोल का फुल नेम क्या आता है?
लिखिए आप, आपके कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ टाइपिंग चलनी चाहिए कि कोबोल का फुल नेम क्या बनता है, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका नाम है कोबोल। कोबोल का कई बार एग्जाम में फुल नेम पूछा गया है, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आपके यहां देखिए, आपको रैम और रोम का फुल नेम बताना है। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, यानी रैम और रोम का फुल नेम बहुत बच्चों के याद है, और घबराना आपको बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बिल्कुल सही होंगे। 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा तो आपके 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कंप्यूटर आपको डीपली नहीं पूछा जाएगा, बहुत बेसिकल छोटे छोटे पॉइंट आपसे वहां पूछे जाएंगे, बेसिकल जो आप डेली यूज में लाते हो आप। क्लियर। रैम का और रोम का फुल नेम क्या बनता है, रैम और रोम का फुल नेम क्या बनता है? रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल नेम है रीड ओनली मेमोरी। अब इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ये जो रैम है ये क्या है, इनमें स्थायी मेमोरी कौन सी है, कौन सी मेमोरी को यहां पर परमानेंट मेमोरी बोला गया है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, परमानेंट मेमोरी कौन सी कहलाती है, रैम या रोम? देखिए आप, ये जो रोम है ये अपना में स्थायी मेमोरी है। कैसी है? परमानेंट, स्थायी मेमोरी बोली गई है। और कंप्यूटर की जो याददाश्त है, एक क्वेश्चन हो रहा है, कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कौन सी कहलाती है? रैम कहलाती है। लिखिए आप, इसमें मैंने यहां सर्किल खींचा, यहां पर एरो लगाया, लिखिए आप कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कौन सी मेमोरी के लिए बोला गया है? अगर आपसे पूछा जाए तो रैम का फुल नेम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल नेम रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है? स्थायी परमानेंट मेमोरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखोगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है। बहुत बार एग्जाम में बार पूछा जा रहा है, बाहर से कहीं कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। यानी कंप्यूटर वायरस क्या है? सभी स्टूडेंट इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस अपना में क्या है? कंप्यूटर वायरस अपना में क्या है? जब 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें कीटाणु वर्ड भी आता है कि कीटाणु है। कंप्यूटर वायरस एक कीटाणु है, या अपना में एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर भी लिखा था, मतलब एक ही होता है, एक प्रोग्राम है या एक प्रोग्राम है। लिखिए आप, कंप्यूटर वायरस अपना में क्या है? एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है जो डिस्क में संचित डेटा को धीमा यानी कि स्लो कर देता है। यानी कंप्यूटर जो वायरस होता है वो डिस्क में संचित जो हमारा डेटा होता है उसको स्लो कर देता है। क्लियर। और उसके लिए फिर हम कौन सा प्रोग्राम वायरस लेके आते हैं? एंटीवायरस। क्या लेके आते हैं? एंटीवायरस। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो आपको बोलना एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है जिसका फंक्शन क्या है? डिस्क में संचित डेटा को यानी स्लो करना या उसको धीमा करना। क्लियर। ये इसका मेन फंक्शन है, और इसको खत्म करने के लिए हम कौन सा एक वायरस प्रोग्राम लेकर रखते हैं? उसकी भी वैलिडिटी होती है 6 मंथ 1 ईयर। तो एंटीवायरस क्या लेकर आते हैं? एंटीवायरस। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और क्लास के साथ बने रहें, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। फिर बाद में वीडियो को वॉच करते बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना टाइम होता नहीं है कि एग्जाम भी नजदीक है, साथ के साथ क्लास कर लोगे तो आपको बहुत उसका बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। यानी कि लगा भी दिया है बहुत बच्चों ने, एनिक। क्या बोलते हैं इसको? एनिक आपका क्या है? विश्व में सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है। क्लियर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिक। अब एक क्वेश्चन लिखोगे आप, यानी कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में पहला
निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? आप सभी स्टूडेंट के याद होना चाहिए कि भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर जो भारत के अंदर बना है, पहला कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए आप। उसका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। तो बताइए सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। एक क्वेश्चन और देखोगे आप, देश का पहला कंप्यूटर का डाकघर कहां पर लगाया गया था? देश का सबसे पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर, ये इसको कंप्यूटराइज आप लिख सकते हो। आप कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस भारत में सबसे पहले कौन सा है? अपने कमेंट, बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है कि देश का पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली। लगाइए आप, रिकॉर्ड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप में रिकॉर्ड बना चुका है। नई दिल्ली। देश में सबसे पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस किसको बनाया गया? यानी कि नई दिल्ली। क्लियर? अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखोगे आप कंप्यूटर के, धीरे धीरे आपके कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे और इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं बनना है। आपको सिर्फ बेसिकल कंप्यूटर के क्वेश्चन नॉलेज के आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे आप कंप्यूटर को खोलते हो आप, यानी कि कौन कौन से उपकरण की आपको वहां आवश्यकता पड़ती है, कौन सा उपकरण का फंक्शन क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। इनपुट में कौन से आते हैं, आउटपुट में कौन से आते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, उनके फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है, डिजिटल कंप्यूटर कैसा है, उसके बाद कितने बाइट का आया, उसके बाद कौन सी पावर का आया। क्लियर? फिर हमारा कौन सा, फिर यानी परम भी है, परम की कैपेसिटी है, सुपर परम है, यानी चाइना वाला है। क्लियर? ये सब आपके सामने सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, जिसकी जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती, क्षमताएं बढ़ती चली गई, तो ऐसे ऐसे मैं आपको सारे क्वेश्चन लिखवा दूंगा। क्लियर? निश्चिंत रहिए, कंप्यूटर का भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आईबीएम। तो सबसे पहले तो आप आईबीएम का फुल नेम ही बताइए, यानी आईबीएम का फुल नेम क्या है? बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने लगा भी दिया है कि आईबीएम का फुल नेम सर जी ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लिखिए आप, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका फुल नेम लिखोगे आप। कंप्यूटर की प्रॉपर क्लास आएगी आपके सामने, कंप्यूटर की जब प्रॉपर क्लास आएगी तो सब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप ऐसे सीधे क्वेश्चन को भूलो ना। क्लियर? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये कहां की कंपनी है? ये यूएसए की कंपनी है। कौन से देश की कंपनी है? यूएसए से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, यानी कि डीओएस का फुल नेम क्या बनता है? बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं डीओएस, डॉस बोलते हैं आप इसके लिए। डीओएस का फुल नेम क्या बनता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एचटीटीपी। आप बोलोगे तो बहुत जनरली क्वेश्चन, बेसिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, ये तो हमारे सब याद हैं, यही एग्जाम में आते हैं, अलग नया कहीं कुछ है भी नहीं। एचटीटीपी का फुल नेम क्या है? बूंद बूंद से समुद्र भरता है। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे बहुत क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंप्यूटर भी सारा कंप्लीट हो गया और आपके जो रजिस्टर में जितने कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल नोट हो चुके हैं, आप उनको ही रिवाइज करके जाओगे। ज्यादा आपको एल फेल करने की या इधर उधर से मेटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में से आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। और बार बार मैंने आपसे फिर भी बोला है, ज्यादा मेटेरियल एग्जाम के टाइम 2-3 महीने बहुत डेंजर मामला हो जाएगा अगर मेटेरियल ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करी। जो आपके पास है या किसी भी एक पब्लिकेशन की बुक आपके पास है, जीएस की, मैं ये नहीं कहता कि मत रखिए आप बुक हर सब्जेक्ट की एक एक बुक आप अपने पास रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की आपके पास 10-10 बुक रखी हुई है, 5-5 रखी हुई है, वो बिल्कुल गलत है, वो डेंजर हो जाएगा, वो सारी नहीं पढ़ी जाएंगी, तरीका से याद भी नहीं होंगी। क्लियर? तो लिखिए आप, एचटीटीपी का फुल नेम क्या बनता है? अपने कमेंट बॉक्स में बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है, लिखिए आप, हाइपर टेक्स्ट
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा क्वेश्चन देखो आप, अभी हमने पीछे सीपीयू लिखा था तो आपने उसका फुल नेम बता दिया था सीपीयू। अब बहुत बच्चे सीपीयू का एक कॉमन क्वेश्चन तो इतना आता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कह के पूछे, कंप्यूटर का ब्रेन कह के पूछे, कंप्यूटर का मस्तिष्क कह के पूछे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? सीपीयू। यानी कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। आप सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। मेरी आवाज आपको आपके एग्जाम हॉल के अंदर उस टाइम ये सुनाई देगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए अब कंप्यूटर के आपके मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे अलग आपको लिखना है कुछ और, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिख दिया सुरक्षा परिषद। जिन टॉपिकों को आप पढ़ नहीं रहे हो, अनटच में हैं, पढ़ कुछ हो रहे हो, इनकी तरफ किसी बहुत टॉपिक ऐसे हैं कि बच्चों का उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, और ध्यान जा भी रहा है तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनकी तरफ जाते हैं, रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर उन पर नंबर नहीं आता, फिर उसको भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके साथ जुटी हुई है। विविध एक्सप्रेस क्लास आपको इसलिए दी जा रही है, आपका मॉरल हाई रहे, आपकी रीडिंग होती रहे, आपका रिवाइज होता रहे, आपके याद रहे, एग्जाम तक आपके सब कुछ याद हो जाएगा। यही क्लास आपको पास करा देगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी 1-1.5 घंटा आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत सारे कंटेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी, कोई टॉपिक आपका नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पूछ लिया है। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है कि 15 मेंबर बता रहे हैं, बच्चों ने कमेंट बॉक्स लगा रहे हैं 15 हैं। अब 15 में डिवाइडेशन 5 का और 10 का है, 5 और 10। ये जो 5 है ये कैसे हैं? ये स्थायी होते हैं, और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी। अस्थायी जो देश होते हैं ये 2-2 वर्ष के लिए, 5-5 देश 2-2 वर्ष के लिए अस्थायी मेंबर बनाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत सुरक्षा परिषद का कितनी बार मेंबर बन चुका है? 7 बार। भारत सुरक्षा परिषद का मेंबर कितनी बार बन चुका है? 7 बार। और फिर भारत ने अप्लाई कर दिया 2021 के लिए, 2021-22 के लिए, तो भारत फिर सुरक्षा परिषद का मेंबर अस्थायी में बनेगा, तो फिर भारत का नंबर हो जाएगा 8 बार। सबसे ज्यादा कौन सा देश बना है? जापान। अब यहां सिर्फ क्वेश्चन इतना है आपके लिए, जब मैं इसे करंट में क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा तो वो 10 देश भी आपको लिखवाऊंगा कि कौन कौन से देश वर्तमान में है, यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां पर सिर्फ आपको स्थायी देश जो 5 हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, सिर्फ 5 देश अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो आप सभी स्टूडेंट। कौन कौन से 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, रसिया, और 5वां देश और बता दो कौन सा है? यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, रसिया, 5वां देश और बताइए कौन सा आएगा? फ्रांस, यानी कि फ्रांस आएगा आपका। कौन सा आएगा? फ्रांस। ये 5 वो देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। और किसी वोटिंग के समर्थन के लिए कितने देशों की आवश्यकता है? 9 देशों की इसमें आवश्यकता होती है। 9 देश अगर एक सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर वो उनका अधिनियम पास होता है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? सुरक्षा परिषद का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब बच्चों आप भी बताइए, आप ये न्यूयॉर्क कितना फेमस हो गया है? न्यूयॉर्क में किसी और का भी हेड क्वार्टर है, न्यूयॉर्क में यूएनओ का भी हेड क्वार्टर है और यूनिसेफ का भी हेड क्वार्टर है। यूनिसेफ और यूएनओ इन दोनों का भी हेड क्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन से देश में? यूएसए में। और कौन सी नदी पर है? ये आपकी हडसन नदी पर बसा हुआ है, हडसन नदी पर। मैंने लिख दिया ऐसे, अगर आप, मुझे पता है आपके सभी ये याद हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया कि बहुत बच्चे बिगिनर भी हैं तो उन्हें थोड़ा सा यानी कि रिमाइंड हो जाए कि ये न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में है। कौन सी नदी पर है? हडसन नदी पर है। थोड़ा सा टाइम तो मैंने आपका लिया है। और यूएनओ का, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में, और सुरक्षा परिषद का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने बताओ मेरे प्यारे बच्चों? 15 हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी करंट के हैं, वो आपको अभी यहाँ पर नहीं लिखने क्योंकि टॉपिक फिक्स चल रहा है विविध में। करंट को मैं यहाँ से बचा के चल रहा हूँ विविध एक्सप्रेस से कि करंट की वीडियो मैं आपको स्पेशल अलग से लेकर आऊंगा, और स्पेशल वीडियो जो करंट की आपकी आएंगी तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है। करंट के क्वेश्चन जितने मैं आपको करा दूंगा उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन तो मिल सकता है, बट ज्यादातर मोस्टली आपको 90-95% करंट अफेयर्स मैं जो लिखवाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट, लिखिए आप नेक्स्ट, पायरिया। अब बहुत बच्चे खुश हो गए कि पायरिया जो रोग है हमें पता है कि किससे होता है। बहुत खुशी की बात है अगर आपको पायरिया जैसे डिजीज का पता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार मैचिंग द वर्ड में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। पायरिया रोग आपका अमीबी पेचिस, निद्रा रोग, मलेरिया, कालाजार को डमडम फीवर भी कहते हैं, डमडम बुखार। क्लियर? तो आपसे सिर्फ ये पूछा गया है ये 5 रोग किससे होते हैं। 5 रोग किससे होते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। ये 5 रोग किससे होते हैं? पायरिया दांतों में लगता है, अमीबी पेचिस आंतों को प्रभावित करता है, निद्रा नींद आती है इसमें। क्लियर? मलेरिया से हमारी बॉडी के रक्त सेल्स पलियां प्रभावित होती हैं। और कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। कौन सा वो जीव अंदर चला जाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्लियर? बाकी बाद में चर्चा होगी, तो सिर्फ आपको लिखना है कि ये 5 रोग किससे होते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। प्रोटोजोआ, बहुत बच्चों ने लगा दिया है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों से होने वाले रोग हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराइए नहीं, क्वेश्चन कम नहीं होंगे, क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए। लिखिए आप, यानी कि चलो एक आज मुगल बादशाह पर जिक्र करते हैं। एक मुगल बादशाह पर, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का समय, 1 या 2 मिनट। बाबर। इस बाबर का दूसरा नाम क्या है? बाबर का जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब इसकी कुछ मैं आपको सन लिखूंगा, उनके बारे में आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है। क्लियर? ये इसके युद्ध लिखूंगा, आपको सन लगाना है, क्योंकि आपको जब टाइप करोगे तो आपको पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ सन लिखना है, आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पूछ रहे इसके पिता का नाम क्या था, माता का नाम। पिता और माता के नाम आप इस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। यानी इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार। नोट कर लो, और बाकी ऐसे बुक में इसकी माता का नाम मिलता नहीं है। कुतलुग निगार इसकी माता का नाम है। और फरगना की छोटी सी जागीरदार के मालिक थे। यानी कि माता, और इनकी आत्मकथा कौन सी थी? बाबर की आत्मकथा अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं। आत्मकथा का क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा सा डीपली होने वाला है क्वेश्चन। आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। सभी स्टूडेंट इसकी आत्मकथा बताइए। तुजुके बाबरी। अब तुजुके जो बाबरी है ये इसकी आत्मकथा, इसको बाबरनामा भी कहते हैं, इसी को बाबरनामा बोलते हैं। और ये तुजुके जो बाबरी है ये बाबर ने स्वयं ने लिखी है। और ये कौन सी भाषा में लिखी है इसने? बताइए, इस कमेंट बॉक्स में लगाइए कौन सी भाषा में। तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है, तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है। अब यहीं पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन घुमाऊंगा, मैं आपके लिए देखना। आप अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? बताइए आप, फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? सभी स्टूडेंट बताइए आप।
तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का किसमें कन्वर्ट कर दिया? फारसी में। कौन सी भाषा में? फारसी में। पॉइंट को आपको समझना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? कि बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? महिला थी। यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बेब्रिज द्वारा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद बेब्रिज द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे महानतम राजा, शक्तिशाली राजा किसको बताया है? विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय को बताया है। कृष्ण देव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा में सिर्फ 2 राज्यों का जिक्र किया है, एक विजयनगर और एक मेवाड़। एक विजयनगर, एक मेवाड़। जैसे आपका इतिहास का प्रॉपर टॉपिक चलेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीका से, प्रॉपर तरीका से आपको समझा दिया जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। इसी में देखिए आप, अभी इसके युद्ध की बात चल रही थी। जैसे मैंने यहां पर बाबर लिखा, तो सभी स्टूडेंट देखिए आप, बाजोर का युद्ध कौन सी सन में हुआ है? आपको ओनली सन बताना है। बाजोर का युद्ध कौन सी सन में है? पानीपत का फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में है? पानीपत का फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में हुआ है? और आपका खानवा का युद्ध कौन सी सन में हुआ है? खानवा का युद्ध कौन सी सन में है? और चंदेरी का युद्ध कौन सी सन में है? चंदेरी का युद्ध कौन सी सन में हुआ है? और घाघरा का युद्ध कौन सी सन में हुआ है? घाघरा का युद्ध कौन सी सन में है? अगर जनरल कंपटीशन में आप, जनरल कंपटीशन में एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हो आप, तो ऐसे नहीं आप बाबर को, मुगल साम्राज्य को पढ़कर नहीं जाओगे आप। अगर मुगल एम्पायर को पढ़ कर नहीं जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस बनते हैं, याद नहीं होंगे। क्लियर? तो अच्छे से वॉच करके जाना है। चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर है, यूपी का एग्जाम है, सभी में मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आता है। लगाइए आप इनकी सन। 1519, 1526। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। खानवा का युद्ध कौन सी सन में? 1527, 1527। चंदेरी का युद्ध 1528, 1528। और घाघरा का युद्ध कौन सी सन में है? 1529, 1529। ये सन आपको लगानी थी। अब आपको इसमें एक होमवर्क मिलता है, आपको सिर्फ इतना इसमें लिखना है आज कि ये युद्ध किस किस के बीच हुए हैं। एक तरफ तो बाबर ही है, बीच में ये बाबर सब में लगाओगे, सब में जीत बाबर की हुई है। बस बाबर का युद्ध, ये बाबर का युद्ध किस किस से हुआ है वो आपको लगाना है। जैसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर व अफगानों के बीच, यानी कि बाबर व मेदिनी रॉय के बीच, बाबर व राणा सांगा के बीच। और बाजोर के युद्ध में बेहरा के किले को जीता और पहली बार तोप खाने का प्रयोग, पहली बार बाबर ने तोप खाने का प्रयोग कौन से युद्ध में किया? तो आपका आंसर आएगा बाजोर का युद्ध 1519। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और कलंदर भी कहा जाता है इसको। लिखिए आप, कौन से मुगल बादशाह को कलंदर भी कहा जाता है? अभी पीछे आपका 2 साल पहले बीएड के एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और एक सिविल में भी ये क्वेश्चन आया था। किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? बाबर को कलंदर बोला गया है क्योंकि इसकी उदारता के कारण, बाबर की उदारता के कारण। आप कॉपी पेन मत चलाइए, पहले मेरी बात को समझिए प्लीज। बाबर की उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। आप कितनी भी स्पीड मुझसे बढ़वा लो, कितनी भी स्पीड मैं बढ़ा सकता हूं, कितनी स्पीड मैं स्लो कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पॉइंट को समझ रहे हो, आप नोट कर रहे हो आप। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए आप, चित्तौड़ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, अब मैंने नहीं पूछा है, बोर्ड बार बार इसको पूछता है। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ इसी को बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? उस राजा का नाम क्या है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। राणा कुंभा। राणा कुंभा का जब मालवा के महमूद खलजी फर्स्ट से युद्ध हुआ तो उस युद्ध में इन दोनों ने अपनी जीत का दावा किया कि जीत मेरी होगी। तो राणा कुंभा ने 1 मंजिल का विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ बनवाया और महमूद खलजी ने 7 मंजिल का स्तंभ बनवाया, लेकिन जीत किसकी हुई? राणा कुंभा की। तो ये आपका इसका कीर्ति स्तंभ ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। कहां पर है? चित्तौड़ में है। आपसे तो ये भी पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इंडिया डिवाइडेड के राइटर कौन है? डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड के राइटर कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं और मुझे आपके इस रिप्लाई का वेट है कि इंडिया डिवाइड के राइटर कौन है। तो लगाइए स्पीड के साथ। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखिए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी गई है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लगाना अपना माइंड इसमें। लिखिए आप सब स्टूडेंट, कैबिनेट मिशन। अब आप बोलोगे कैबिनेट मिशन जी बार बार लिख रहे हो आप, कैबिनेट मिशन बार बार लिखा जाएगा। जिस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है बार बार ही लिखा जाता है और बार बार ही एग्जाम में आता है। सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस और अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। तो आपको सभी को इसकी डेट और सन बतानी है। इनकी डेट और सन बताइए आप, इनकी डेट और सन बताइए आप अपने एग्जाम बताइए आप। सभी जन लगाइए, कैबिनेट मिशन, सीधी कार्रवाई दिवस और अंतरिम सरकार का गठन कौन सी डेट और सन में हुआ है? मुझे आपके इस कमेंट्स का इंतजार है कि इतने बच्चे इसका विद डेट तो सन भी आपको बता सकते हैं, पर डेट विद डेट आपको बताना है, विद डेट। चौबीस मार्च 1946 1946 सीधी कार्रवाई दिवस कब मना? 16 अगस्त 1946 1946 और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 नेहरू जी के नेतृत्व में। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन को भूलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरी क्लास के अंदर बराबर वॉच कर रहे हो, क्लास में बैठे हुए आप, अगर क्लास को आपने इग्नोर कर दिया, नहीं पढ़े आप, क्लास को लास्ट तक वॉच नहीं किया, उसके जिम्मेदार आप रहोगे। रही परीक्षा की बात, परीक्षा आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस दो, जेल वार्डर दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप 8:30 बजे की विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ बराबर वॉच करते हो, लास्ट तक क्लास को वॉच करते हो आप। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? 14, 36, 4 ऑप्शन, 4 आर्टिकल मैं आपको दूंगा, आपको उनके आंसर लगाने। 14, 36, 74 और 368। 14, 36, 74 और 368। मैंने आपको 4 आर्टिकल दिए, इनके सामने इनका आंसर लिखिए आप। बहुत बच्चों ने लगा भी दिए। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों की इसमें क्या दी गई है? परिभाषा। और 74 में आपका आता है मंत्री परिषद। क्या आती है? मंत्री परिषद। और 368 में संविधान संशोधन।
और संविधान संशोधन प्रणाली प्रोसेस कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए लिखिए आप। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? यह क्वेश्चन आपके सामने आया है। लिखिए आप, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैंने जब आपको संविधान पढ़ाया तो उसमें भी आपको स्पेशल इसके बारे में बताया है, और विविध एक्सप्रेस में भी मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अब आपका आंसर सही आना चाहिए। लोकसभा के मेंबरों को शपथ कौन दिलाता है? तो बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगाया भी है और कुछ वेट कर रहे हैं। लिखिए आप, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी कि स्पीकर से पहले एक कार्यवाहक स्पीकर बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और यहीं पर एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं आप, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। नोट करिए आप। अगर क्वेश्चन आ जाए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, अब आपका आंसर क्या आएगा? स्पीकर को नियुक्त कौन करेगा? स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है। स्पीकर लोकसभा के सदस्य ही अपने सीनियर सदस्यों में से एक मेंबर चुन लेते हैं। स्पीकर की नियुक्ति कोई नहीं करता। सभी स्टूडेंट नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लोकसभा के स्पीकर की कोई नियुक्ति नहीं करता, लोकसभा के मेंबर ही अपने मेंबरों में से एक मेंबर चुन लेते हैं। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब क्लास को नहीं छोड़ना है, क्लास थोड़ी स्लो चल रही है, फास्ट नहीं। क्लियर? लिखिए आप, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, लिखिए आप, टैगोर ने सर नाइट की उपाधि का त्याग कब किया? शॉर्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइट की जो उपाधि थी, कौन सी घटना को देखकर वापस कर दी, अंग्रेजों को वापस दे दी? वो कौन सी घटना थी? कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यानी उस घटना को देखकर टैगोर ने अपनी यानी कौन सी उपाधि? सर नाइट की उपाधि वापस की। अगर मैं आपसे पूछूं, जलियांवाला बाग जो घटना घटित हुई है, हत्याकांड हुआ है, इसकी डेट और सन कौन सी है? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण कौन सा एक कानून था? रॉलेट एक्ट। कैसा कानून? अंधा कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून है। जिस पर भी शक है, शक के दायरे पर सीधे जेल भेज देना, कोई कार्रवाई नहीं। क्लियर? इसे बोलते हैं अंधा कानून। रॉलेट एक्ट कौन सी सन में आया? 1919 में आया। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से चलने जो आपकी स्लो ही क्लास चल सकती है। लिखिए आप, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
प्रमुख नेता कौन थे? आप अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं अगर आपके याद हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, यानी खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता बताने में बड़ी मुश्किल आपको होगी। लिखिए मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली, शौकत अली मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन के दो ये प्रमुख नेता थे। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है कब से है? ये आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? 1919 से स्टार्ट हुआ। अब यहां पर एक बड़ा टेक्निकल सिविल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन गांधी जी, चलो ऐसे लिखना, गांधी जी खिलाफत आंदोलन में क्यों कूद पड़े? ऐसे भी लिखा आता है कभी कभी। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में इनका साथ दिया है, और जहां कांग्रेस की विचारधारा और मुस्लिम लीग की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी, अलग अलग विचारधाराओं से वर्क कर रहे थे। और गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, और इनके आंदोलन में गांधी जी शामिल हो गए, कूद पड़े। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में क्यों कूद पड़े, ऐसा क्या कारण था? तो गांधी जी जब एक क्वेश्चन पूछा, कांग्रेस ने ये क्वेश्चन ऐतराज किया कि आपने खिलाफत आंदोलन में इनका साथ क्यों दिया? तो गांधी जी ने सिर्फ किस लिए साथ दिया? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में इनका, मुस्लिमों का, मुस्लिम लीग का साथ क्यों दिया? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। गांधी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए मैंने खिलाफत आंदोलन में इनका साथ दिया है, यानी कूद पड़े, ऐसे भी एग्जाम में कई बार लिखा है। और यह आंदोलन कौन सी सन में स्टार्ट हुआ? 1919। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट लिखिए आप, लिखिए क्वेश्चन कैग। बहुत बच्चों को पता है कैग क्या होता है, CAG कैग, कैग वित्त आयोग। नंबर 2 लिखोगे आप वित्त आयोग, वित्त आयोग। और नंबर 3 आप लिखोगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। और इसके बाद लिखोगे आप पंचायत, क्या लिखोगे? पंचायत। पंचायतों का प्रावधान, ये पंचायत लिख दोगे आप, पंचायत। आपको सिर्फ इनके आर्टिकल बताने हैं, इनका संबंध कौन कौन से आर्टिकल से है। इनके सामने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इनके आर्टिकल लिख दीजिए आप। बहुत बच्चों ने टाइपिंग करने स्टार्ट कर दिए और इनके आर्टिकल बता रहे हैं। लिखिए आप, कैग का आर्टिकल कौन सा है? 148। वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 280। यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा है? 315। और पंचायत का आर्टिकल कितना है बताइए मेरे प्यारे बच्चों? पंचायत का आर्टिकल 243 या 343? 243, 243। और राजभाषा का आर्टिकल कौन सा है? 343। राजभाषा कौन से में आएगी? 343 में। और 243 में पंचायतों का प्रावधान है, पंचायतों का प्रावधान। पंचायतों से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी आपका संविधान बचा हुआ है, पंचायत का टॉपिक स्पेशल आपको अलग से कराया जाएगा। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी स्टूडेंट नोट करें, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। क्लास को बिल्कुल बीच में ऐसे छोड़ कर ना जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो आप सिलेबस, आपको पता है सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है तो उसको छोटा करने के लिए, एक वाइड सिलेबस को बहुत रिंग यानी कि सुकेड़ने के लिए आपको बार बार वॉच करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस आपको छोटा दिखाई पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा बार नहीं हुई तो आपको सिलेबस बहुत वाइड दिखाई पड़ेगा और बहुत ही आप भी फिर और एक गलती करते हो, बहुत मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, ऑलरेडी सिलेबस ज़्यादा है, फिर आपने भी उल्टा सीधा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है तो तैयारी नहीं हो पाती। और हमको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं ही पढ़ रहा हूँ, मेरी परीक्षा पास होगी। क्लियर? तो लिंक कभी
कभी जब आपकी जो पॉलिसी होती है, जो पढ़ने का तरीका होता है, जो स्मार्ट वर्क होता है, उसे आप नहीं कर पाते। आप अगर आप एग्जाम के लिए स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो, तरीका से नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अपनी प्री प्लानिंग के तहत तैयारी नहीं हो पा रही है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। चाहे आप पूरे दिन बैठे रहो, आप प्री प्लानिंग नहीं है, आपको किस तरह से मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है, कौन से पे कितना कवर कर लिया, कितना रिवाइज करना है, ये सब आप मैटर करता है परीक्षा पास करने के लिए। क्लियर? देखिए आप सभी स्टूडेंट, जाइलम का कार्य क्या है? कुछ कार्य आपसे पूछ लेता हूं, आपके भी कुछ कार्य हैं यहां, इनके भी कुछ कार्य हैं। लिखिए आप, फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? छोटी आंत का कार्य क्या है? छोटी आंत का कार्य, सारे क्वेश्चन एक साथ बांधूंगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी कभी भी। बड़ी आंत का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? लेकिन जब भी तो क्वेश्चन सारे एक साथ बांधू मैं, जब आप कुछ थोड़ा सा पढ़ लो। आप हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? और आपका राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगाएं, स्पीड के साथ इनका आंसर लगाएं, और इन्हीं से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। पीछे आप अपने अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें भी आपका जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये तो दिल्ली पुलिस का लास्ट ईयर पेपर देखोगे आप, तो हीमोग्लोबिन आपसे पूछा गया था। हीमोग्लोबिन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, एक यूनिट भी आता। तो मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन कैसे उठाया जाएगा और कैसे मुझे आपको बांध कर देना है। पहले आप थोड़े फैक्ट याद कीजिए। माला बनाने की बात है, माला बन जाएगी। माला जब ही बनेगी जब आपके पास मोती होंगे, जब मोती ही नहीं तो माला कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे आप। क्लियर? तो कुल मिलाकर जैसे अभी आपने टॉपिक पहले पढ़े साइंस में, तो मैंने एक साथ जोड़कर आपके सामने रख दिए, इनके फंक्शन बताइए आप। ये सब आप जब कर सकते हो जब आपने प्रॉपर टॉपिक को अच्छे से वॉच कर लिया है, कई बार प्रैक्टिस कर लिए, तो उनके सभी कंटेंट जो होते हैं उनको एक साथ आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप। लिखिए आप इनके सबके आंसर क्या आएंगे। देखिए आप, जाइलम का जो कार्य है, जल का वहन होता है। जल का वहन यानी पानी को ले जाने का कार्य किसका है? जाइलम का है। और फ्लोएम का कार्य भोज्य पदार्थ या भोजन लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यानी भोज्य पदार्थों को पूरे प्लांट तक ले जाने का कार्य किसका है? फ्लोएम का है। अब पानी ले जाने का कार्य किसका है? जाइलम का है। पानी कौन ढोकर लेके जा रहा है? जाइलम। और भोजन कौन लेके जा रहा है? यानी कि फ्लोएम। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी पाचन का टॉपिक अगर आप बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको इतने अच्छे से बढ़िया तरीका से कंटेंट उसमें डाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को वॉच कर लिया, बायोलॉजी की 13-14 जो वीडियो डली हुई हैं, अगर आपने उनको अच्छे से वॉच कर लिया, तो आपका बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने उन वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया है, बहुत मेटेरियल मैंने आपको उसमें डाला है, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आप किसी बुक में देखोगे, सब में आपको वही दिखाई देगा। आपको 10 बुक न लेकर आप उस वीडियो के सारे फैक्ट अपने उसमें बुक में नोट कर लो। आप नोटबुक नोट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्लियर? छोटी आंत का मेन फंक्शन क्या होता है? छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना होता है। भोजन को पचाना, यानी भोजन मुख्य रूप से कौन सी आंत में जाकर पचता है? यानी भोजन का मुख्य रूप से पाचन, मुख्य रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत का फंक्शन क्या है? जल का अवशोषण। कौन सी आंत जल को एब्जॉर्ब करती है? छोटी आंत। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? O2 का आदान प्रदान। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य किसका है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के 2 क्वेश्चन देखिए आप, फूल पत्ती बना दो आप इसमें। हीमोग्लोबिन बताइए, हीमोग्लोबिन अपना में क्या है? एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने, दोबारा नहीं आ रहा, 10 बार आ गए। टॉपिक पढ़ाया तब भी आया, कल विविध एक्सप्रेस में आया तब भी क्वेश्चन लिखवाया, फिर दोबारा से आपको बता दिया है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? श्वसन क्रिया में सहायक। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है श्वसन क्रिया में सहायक। श्वसन क्रिया में सहायक।
आपको मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए। बोर्ड पर कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए। मैंने बोला क्या है, आपको लिखना क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है श्वसन क्रिया में सहायक, और कोशिका का पावर हाउस भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और देखिए आप, राइबोसोम भी है नीचे। राइबोसोम क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, राइबोसोम का होता है। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन संश्लेषण, और कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका का कौन सा भाग कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आपका आंसर क्या आएगा, राइबोसोम। बायोलॉजी में जब मैंने आपको सेल का टॉपिक पढ़ाया तो उसमें सेल के सारे पार्ट पर अच्छे से डिस्कस किया है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको वहां पर कराए। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। मोस्ट वेरी क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में इनमें से एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, एक क्वेश्चन इनमें से आता है। चलिए आप नेक्स्ट लिखिए। एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, पॉइंटों में भी बच्चे फेल हो जाते हैं, पूरी साल ऐसे चली जाती है। लिखिए आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विधि के यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, अभी मैंने आपको लिखवाया था 14 में है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा जल जनित रोग है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। कौन सा जल जनित रोग है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल जनित रोग आपसे पूछा जा रहा है और आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए जाएंगे, तो नोट करें 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। टीबी, हैजा, मलेरिया और कोई भी एक और भी जोड़ सकते हैं आप, चेचक जोड़ दीजिए आप, चेचक। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, तो बताओ इन चारों में से कौन सा रोग एक जनित रोग है, जल जनित से के द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वो आपका आएगा हैजा। कौन सा रोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हैजा लिखवाया था। हैजा रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलरा। क्या बोलते हैं, कॉलरा। कौन से बैक्टीरिया से ये होता है, विब्रियो कॉलेरी। अब नहीं भूलोगे आप, दूसरी बार बोर्ड पर छाप दिया है, विब्रियो कॉलेरी, हैजा। सभी स्टूडेंट नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और देखिए आप, एक दो क्वेश्चन और देखिए आप जल्दी से स्पीड के साथ। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा आता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपको बताना है पारसेक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, अगर आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या आएगा, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अभी प्रकाश और दूरी के मान आपको लिखवाए जाएंगे जब टॉपिक क्रम से चलेगा। एक क्वेश्चन वो लिखिए आप, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। और सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और अगर आपको आज की जो विविध एक्सप्रेस की जो क्लास है, अगर आपको आज की क्लास पसंद है या आपको एक आज की क्लास पसंद आई है, तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, गुड नाइट।